आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। पूरे देश में इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, तमाम तरह की दुश्वारियों से जूझ रही है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक नई सियासत देखने को मिल रही है और वो है मजदूरों के घर वापसी की, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और सियासत जो है पूरी तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश की गरमाई हुई है। यही हमारी चर्चा का आज का विशेष, बेबस सियासत। और इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी के पास। रिजवान जी, सियासत बेबस नजर आ रही है या सियासत का यही मिजाज है? ये आपकी आवाज आ रही है। कई तरीके हैं, बेबस तो मजदूर है, सबको पर है और बाकी सब आदत से लाचार हैं। इसलिए कि श्रेय का हो की हो और सियासत का खेल बहुत कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बसों में सवार हो गए। चलिए इसी विषय पर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा कांग्रेस से, और साथ ही हमारे साथ आपकी भट्ट है, हमारे स्टेट एडिटर है उत्तर प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरसी भट्ट पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें। 5 दिनों से हाई वोल्टेज सियासत या ऐसे कहे हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ये आखिर हो क्या रहा है और आपको क्या लगता है? देखिए, संसाधन राज्य सरकारों के पास मजबूत हमेशा से रहे हैं। चाहे किसी भी राज्यों की अगर हम बात करें, सरकार के पास अगर हम ये जो सियासत चल रही है बसों की, खासतौर पे कांग्रेस की और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, एक तरफ प्रवासी मजदूरों को लगातार सरकार निकालने का काम कर रही, अभी भी चल रहा है। उसमें अचानक कांग्रेस ये कहती है कि हमारी 1000 बसें तैयार हैं, हम प्रवासी मजदूरों को निकालना चाहते हैं, उनको रेस्क्यू करना चाहते हैं, उनके गंतव्य स्थलों पे पहुंचाना चाहते हैं। सरकार के पास अपना एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सरकार पहले तैयार नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जब इस पे थोड़ी राजनीति शुरू होती है, बयानबाजी शुरू होती है, तो सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी द्वारा लगातार प्रियंका गांधी के निजी सचिव से पत्राचार होता है। कांग्रेस द्वारा जो बसें उपलब्ध कराई गई, उनकी सूची उपलब्ध कराई, जो ये यूपी गवर्नमेंट ने मांगा था कि वो 1000 बसें पूरी तरफ फिट हो, उनके इंश्योरेंस हो, उनकी फिजिकल फिटनेस हो, ये तमाम चीजें कंडक्टर और ड्राइवर के डिटेल हो, और वो सूची उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने वो सूची उपलब्ध भी करा दी, अपने बसों को परेड के रूप में बॉर्डर पे यानी राजस्थान बॉर्डर पे भी खड़ा कर दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी सरकार लगातार जो है वो अपने अधिकारियों के माध्यम से, ये चाहे आरटीओ विभाग हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, तो उन्होंने ये साबित करने में जुट गई कि ये बसें जो है फिट नहीं। ये बिल्कुल अजीब सा माहौल हो गया। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी, पत्राचार, मसला बस का, प्रवासी मजदूरों का। अब सरकार कहीं न कहीं उस बसों को लेना नहीं चाहती थी। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर कोई व्यक्ति डोनेशन लेता है, अगर जो प्रधानमंत्री का कोविड फंड है या स्टेट कोविड फंड है सीएम का, उसमें अगर कोई डोनेशन दे रहा है, अगर वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, तो क्या सरकार उसे नहीं लेगी? अगर कोई खाना खिला रहा है, तो क्या सरकार उसे खाना खिलाने से रोकेगी समूह में? उसी तरह अगर बसें अगर दुरुस्त हैं, तो कुछ न कुछ प्रवासी मजदूर उन बसों से उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। सरकार को निश्चित रूप से उन बसों का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन अब इस पर एक बड़ी राजनीति शुरू हो गई। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि प्रियंका गांधी द्वारा इस समय ये सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाना कि सरकार संसाधन से काम नहीं कर रही है और हम 1000 बसें उपलब्ध कराएंगे, तो राजनीति कहीं न कहीं दोनों तरफ से है कि हम कहीं न कहीं जनता की सहानुभूति बटोर लें।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने और इस समय कोरोना काल संकट चल रहा है, तो ये विषम संकट है। उनको लगता है कि कहीं न कहीं एक मुद्दा है प्रवासी मजदूरों का जो लगातार गर्म है और चल रहा है, इसको राजनीति के चश्मे से इन लोगों ने देखा है। क्योंकि यूपी सरकार के सामने उन प्रवासी मजदूरों का जो स्थापन है, जो विस्थापित होकर आए हैं, उनका स्थापन करना बहुत जरूरी है। मृतप्राय कांग्रेस को यह लगता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा मुद्दा हो जिससे जनता की सहानुभूति हम बटोर सकें, तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए, लाने के लिए 1000 बसों का ऑफर दे दिया। स्टेट गवर्नमेंट को यह लगा कि मेरी क्षमता पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, हमारी कमियां लगेंगी कि हम बसें नहीं दे पा रहे हैं। आगे चलकर इसको एक इश्यू बना सकते हैं चुनाव के दौरान भी कि साहब जब प्रवासी मजदूरों को निकालने वाली बात हुई तो कांग्रेस ने 1000 बसें दी। यह एक बड़ा सवाल है, इसको पूरा अध्ययन करने की आवश्यकता थी और हमने उसको इस दृष्टिकोण से देखा कि राजनीति दोनों तरफ से चल रही थी और निश्चित रूप से, लेकिन अगर वो बसें कांग्रेस पार्टी दे रही थी तो उसको सरकार को लेकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक मानवीय दृष्टिकोण है, लेकिन राजनीति का विषय नहीं। क्या कहेंगे दुर्गेश शर्मा? सियासत और रिजवान सिर्फ कोरोना के लिए बसे क्यों? रिजवान जी, कोरोना महामारी के इस दौर में सियासत, राजनीति और किसी बात को मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि ये अनुचित है। पर किसी की सेवा में आगे आना इस सबका दायित्व है। आज चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हर प्रांत में कांग्रेस अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि जहां तक संभव हो वो लोगों की मदद करे। मध्य प्रदेश में कई जगह हम लोगों के लिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं। कई जगह हमने अपनी तरफ से जो पैदल चल रहे हैं लोग, उनके लिए जूते चप्पल की, पानी की, अनदर जो भी व्यवस्था की जरूरत है वो कर रहे हैं। दुर्गेश शर्मा, आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में इतनी ढेर सारी बस आप ले गए, नहीं ले रहे योगी जी तो कुछ मध्य प्रदेश भेज देते। जी रिजवान भाई, आपने जो बात बोली कि मध्य प्रदेश भेज देते, मध्य प्रदेश के अंदर भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसी व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में अभी किसी तरह का इस तरह जो राजनीति, जिसको शब्द बार बार आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस तरह की राजनीति नहीं हो रही है जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की बकौल उन्हीं के अनुसार 12,000 बसें हैं। और जो था कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश यूपी का अलीगढ़ का रहने वाला हूं, तो मैंने वहां कई बार यात्रा करी है। वहां का जो राज्य परिवहन है वो सक्षम है, वहां पर बसों की कमी नहीं है। उसके बावजूद जब बसें होती हैं और उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति पैदल चल रहा है उस प्रांत का, तो निश्चित दायित्व बनता है हर उस व्यक्ति का जो संवेदना रखता है, जो सोच ये रखता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे भारत का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे मोहल्ले का, मेरे शहर का निवासी है, उसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जब दिखता है कि छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं, जब दिखता है कि महिलाएं सर पे बोझा लाद के चल रही हैं, आदमी जो खाने के लिए, आज ही एक वीडियो मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, सड़क पे मरे हुए कुत्ते को आदमी के मांस को खा रहा था। जब ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं तो उस समय वहां से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी रोकी, उसके पास जो खाना था, जो पानी था, वो उस व्यक्ति को उसने दिया। तो ये उसकी नैतिकता थी। यही नैतिकता हम अपना रहे हैं आज यूपी के अंदर, चूंकि वहां से निकल के बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के आज परेशान हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली तरफ से आ रहे हो या महाराष्ट्र से आ रहे हो। हर तरफ से यूपी का आदमी जब वापस आ रहा है तो उसको इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तो हमने प्रयास किया, न केवल हम गाड़ी लेके आए हैं, हम उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करके साथ में लेके आए। हमने उनके वहां पर यदि गाड़ी में बैठेंगे तो उनका कैसे भोजन की व्यवस्था करी जा सके, कैसे उनको ताकत दिलाई जा सके, इसकी भी व्यवस्था हमने करी है। लेकिन ये जो ऑटो रिक्शे के नंबर निकल आए, कुछ कारों के नंबर निकल आए, के नंबर
बताए। रिजवान, 1,000 की लिस्ट सरकार को दी गई। अब सरकार का ये कहना है कि उसमें 876 बसें हैं, बाकी के ऑटो या फिर स्कूटर या XYZ जो भी है। ठीक है, आपको जो लगता है, आपने जो जांच करी है, 876 बसें हैं। उन 876 बसों को उपयोग में ले सकते हैं ना। आपको ऐसा लगता है कि टू व्हीलर का एक नंबर आ गया है तो वो टू व्हीलर आप छोड़ दीजिए, बाकी बसें आपके सामने खड़ी है ना, उनको तो प्रदेश में घुसने दीजिए, उनको तो जाने दीजिए। हाँ, आपको राजनीति करनी है। आप कह रहे हैं कि हमारे जो फंड है, जो हमारे खाते हमने खोल रखे हैं कोविड के नाम पे, चाहे प्रधानमंत्री जी के नाम पे खुला हो या मुख्यमंत्री माननीय योगीनाथ जी ने अपने खोल रखा हो, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना अलग से एक खाता खोल दिया है कि आप मेरे खाते में चंदा दे दें। तो चंदा आप लेने को तैयार है, कोई भी दे जाए, पर कोई सेवा करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो चलिए हम यहां भी आपको मौका देते हैं कि आप अपना पोस्टर और पार्टी का झंडा लगा लीजिए, पर जनता की सेवा करने से रोकिए मत। आपको लगता है कि सिर्फ नाम ही करवाना है, धैर्यवर्धन शर्मा कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुनिए क्या कहेंगे। धैर्यवर्धन, क्यों नहीं ले लेते हैं बस? अरे 700 भी है तो ले लीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। जब कांग्रेस के वश में कुछ नहीं रहा तो बसों की नौटंकी चालू कर दी। ये केवल बातों के बताशे फोड़ रहे हैं, इनके पास सेवा का कुछ भी नहीं है, जुबान पर केवल मिठास से मीठी मीठी बातें हैं। अब सारी व्यवस्था होने लगी तो ये बसों के नंबर उपलब्ध कराने लगे। 2-4 यदि नंबर त्रुटिवश किसी स्कूटर मोटरसाइकिल के हो जाते तो ऐसा लगता कि टाइपिंग मिस्टेक है, पर इतनी बड़ी तादाद में इस प्रकार के फ्रॉड नंबर तो निकल रहे हैं। ये तो कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़ा करता है। एक और बात मैं कहूंगा कि अगर इनके मन में सच में सेवा भाव था तो सबसे ज्यादा पलायन मजदूरों का कहीं से हुआ है तो वो महाराष्ट्र से हुआ है। आज मध्य प्रदेश की धरती से गुजरने वाले मजदूर, आप पूछिए, आप मिलते होंगे तो लोग बताते होंगे, वो महाराष्ट्र को गरियाते हुए निकल रहे हैं। वहां की सरकार को भी, वहां को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी को भी, और वहां के मिल और मालिकों को। धैर्यवर्धन शर्मा, बस के आगे हम सब बेबस होते जा रहे हैं। बस क्यों नहीं ले रहे हैं? बस में आधी रात में क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार बोलती है कल सुबह तक लखनऊ में बस लेके आओ और सारे नंबरों के साथ लाओ। उनको मालूम है प्रदेश की सीमा के बाहर बसें हैं, वहां 10 बजे सुबह तक लखनऊ लेके आओ। मदद करनी है जो प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उनकी। आप मांग रहे हैं राजधानी में, ले जाइए ना, आपको जहां ले जाना है अपने हैंडओवर लीजिए और जहां ले जाना है ले जाइए। इस तरह से लगातार जो और फिर FIR दर्ज कर देते। भाई ठीक है, आपको कुछ गाड़ियों के नंबर उन पर आपको डाउट है और आपको लगता है कि ऐसे समय में सियासत की जा रही है, सरकार को अक्षम बताया जा रहा है, तो आप भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए, उस बेड़े में इनको भी जोड़ लीजिए। दिक्कत क्या है इस? मेरी बात अधूरी रह गई थी रिजवान साहब। आज मध्य प्रदेश की पूरी प्रशंसा हो रही है। मैं बात बसों की कर रहा हूं और आप कहीं और ले गए चर्चा को। बस पे आइए, करेंगे बाकी चर्चा। कहीं और नहीं जा रहा, मेरे बस में है जो मैं उसी पर बात करूंगा और बस की ही बात करूंगा। आज स्थितियां कांग्रेस के बस में, राजनीतिक न भावनात्मक, न मजदूर इनके बस में, न वोटर इनके बस में। देखिए, मैं निवेदन ये कर रहा था कि हिंदुस्तान में कहीं भी ये मजदूरों की अगर सच्ची सेवा करते तो पूरे देश में चर्चा का विषय भी बनते, लोगों का पुण्य भी मिलता, सहानुभूति भी मिलती, सद्भावना भी मिलती। ये जो बसों की नौटंकी आज उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, सबसे पहले इनको महाराष्ट्र में लगा देनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र से सारे प्रांतों का मजदूर माइग्रेट होकर के निकला है। उत्तर प्रदेश के लिए भी निकले, वहां तो इनके अपने समर्थन की सरकार है, 2 मिनट में इनको परमिशन मिल जाती, वहां से बसों में लोगों को बिठाते और गंतव्य तक, उनके स्थान तक, उनके गृह जिले तक, उनके घर तक छोड़ करके आते। कितना रोका था? महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल जाते, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आते, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाते, महाराष्ट्र से झारखंड जाते,
कलकत्ता पार नॉर्थ ईस्ट तक चले जाते। किसने रोका था? भारत बड़ा है। पर आपने तब कोई मदद नहीं की जब मदद की जरूरत थी। आपकी सरकारों ने, जो कांग्रेस की सरकारें, चाहे पंजाब हो चाहे महाराष्ट्र हो, आप तब मजदूरों की चिंता में बिल्कुल दुबले नहीं हुए जो आज दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी जुबान पे कुछ और है, हृदय में कुछ और है। आप सिर्फ नौटंकी कर रहे थे कि एक बसों की नौटंकी करके राजनीतिक लाभ प्रियंका गांधी जी को और समूची कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, यही एक जतन आपका था। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज मध्य प्रदेश की धरती पर गुजरने वाले मजदूर कह रहे हैं कि सेंधवा बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हमको ऐसा लगने लगा कि हम अपने घर आ गए। ये जुबान मध्य प्रदेश के लोगों की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के लोगों की है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह आपने जो सवाल उठाए हैं दुर्गेश शर्मा से पूछ लेता हूँ। क्यों महाराष्ट्र की सरकार है आपके, दुर्गेश जी, दिल्ली के जो मजदूर नोएडा से प्रवेश कर रहे थे, आपने वो दिल्ली वाले मजदूरों को महाराष्ट्र में क्यों नहीं आपने वो बस उपलब्ध करा दी? महाराष्ट्र से भी तो बहुत ढेर सारे मजदूर निकल रहे थे, आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में क्यों सोचा? बिल्कुल रिजवान भाई, मैं पूरी तरह बात का जवाब देने को तैयार हूं। महाराष्ट्र की सरकार, माननीय उद्धव ठाकरे जी ने प्रयास किया कि वहां पर जो आदमी, इंसान को, जो मेरे देश के नागरिक काम कर रहे हैं वो वहीं रुके। उन्होंने प्रयास किया कि वो वहां से बाहर ना जाए। जाने की व्यवस्था के लिए आया तो उन्होंने केंद्र सरकार से बोला कि हमको ट्रेनें दे दें। ट्रेनों की संख्या लिख के दी, हमको इतनी ट्रेन चाहिए, नहीं दी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जब छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि हम ट्रेनों का पैसा जमा करने को तैयार हैं, हमको 30 ट्रेनें दे दी जाए, मात्र 17 ट्रेनें दी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इनसे यहां पर बोला, मध्य प्रदेश में एक ट्वीट भी उन्होंने किया है कि आप देखें मध्य प्रदेश में मजदूर कैसे सुरक्षित हैं। हाँ, देखा, मेरे को कुछ दिन पहले मैंने समाचार पत्रों में देखा था कि उज्जैन में जब मजदूर पहुंचे थे तो उनको शहर में नहीं घुस पाए थे। मध्य प्रदेश के अंदर ही उज्जैन जिला एक है, उस जिले में जब वो नहीं अंदर पहुंच पाए तो वे सड़क के किनारे सो गए, रात में ट्रक ने कुचल दिया। देखा कि उत्तर प्रदेश जाते हुए ट्रक कैसे मध्य प्रदेश की सीमा पर ही पलट गया, जिसमें महिलाएं वहां मृत्यु को प्राप्त हो गई, बच्चे मर गए। तब शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जो बंदा मध्य प्रदेश में मर जाएगा या घायल हो जाएगा उसको 1 लाख और रुपए और दूसरे को 25,000 रुपए देंगे। इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पे चप्पल जूते पहना रहे थे और आज ये ट्वीट पे कह रहे हैं कि आइए मध्य प्रदेश घूम लीजिए, मध्य प्रदेश में कहीं कोई समस्या नहीं है। कैसा दोगला! मध्य प्रदेश के अंदर ही ये परिस्थितियां हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही क्यों मदद कर रहे हैं? रिजवान भाई, उत्तर प्रदेश की प्रभारी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में अपना, चूंकि वो वहां की इंचार्ज है, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे वहां पर अपने हिसाब से मदद की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने कहा कि वहां पर 12,000 बसें सरकार के पास होने के है, जो कि माननीय योगीनाथ जी ने कहा है, उसके बावजूद बसें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, तो मैं 1,000 बसें दे देती हूं। अब ये कहते हैं कि उनमें 1,000 बसों में से कुछ बसें जो है वो उनका ऑटो का नंबर है, किसी का कोई नंबर है, तो 876 बसें, जिसमें से ये 50-60 बसें कहते हैं कि उनका वो बसें जो है चलने योग्य नहीं है। ठीक है, मैं वो भी मान लेता हूं, मैं और 100 बस मान लेता हूं। मैं ये मानता हूं कि 700 बसें तो इस योग्य है कि वो सड़कों पे चल सकती है। अब कहते हैं कि आप लखनऊ लेके आइए। जब बॉर्डर पे खड़े हैं तो वहां पुलिस प्रशासन कहता है कि आप यहाँ घुसने की परमिशन नहीं है। ये पुलिस वाले वहां पर घेर करके कहते हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर कांग्रेस के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष है उनको जबरिया उठा के ले जाया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। जो व्यक्ति लिखा पढ़ी कर रहा है, जो चिट्ठी भेज रहा है, जो सचिव है माननीय प्रियंका जी का, उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाती है। तो ये अपने चरित्र क्या दिखाना चाहते हैं? आपको यदि लगता है कि 700 बसें उपयोग की है तो उनको किसी भी सीमा से घुस रही हो, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने दें। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, आपको लखनऊ लेके आना है, पर सीमा से हम घुसने नहीं देंगे, तो क्या हेलीकॉप्टर से लखनऊ में उतारी जाएंगी बसें? पुलिस प्रशासन वहां पर रोक क्यों है बसों को? दुर्गेश शर्मा जी, आरसी भट्ट, ऐसा क्या है कि रातों रात लखनऊ पहुंच जाएगी? सूची सुबह 10 बजे तक दे दीजिए। 10 बजे तो दफ्तर भी नहीं खुलता साहब, 10 बजे तक दे दीजिए। इसके अलावा आज भी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आए,
उन्होंने कहा सियासत कर रहे हैं और ये सिर्फ सियासत का उद्देश्य है इनका, समाज सेवा इनका उद्देश्य नहीं है। बहुत तरह के उन्होंने आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भी सारे तरह के आरोप लगाए। मजदूरों की बात कोई नहीं करता, सिर्फ बस की बात है। और जो हमारी सोच है बेबस से हो गई है सब चीजें, न सिस्टम बचा, न मजदूरों के प्रति जो हमें तत्कालिक कुछ करना चाहिए था, सबके आगे हम बेबस है और बस जाम है, बस खड़ी हुई है। और 2, 3, 4, 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की सारी चीजों पर इन्हीं पर ध्यान है। तो क्या लगता है ध्यान बांटने की बात है? आज मायावती भी सामने आई, उन्होंने भी कुछ सवाल खड़े किए। उन्हें कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की बी टीम है, बहुत ढेर सारी चीजें हो गई, लेकिन बहुत आसान था, बस हैंडओवर लेते और चल देते। लेकिन इसके पीछे ये सब करने की जरूरत क्यों? आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, वो पूरा एक अपनी टीम 11 के साथ 11 अधिकारियों की एक टीम बनाए हैं और खुद वो लीड कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद क्वारंटीन है और मंत्री भी लगभग क्वारंटीन है। वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कोई बहुत हेल्प नहीं कर पा रही। ये मैं बहुत बारीक से इसको देख रहा हूं। और जिस तरह से उनको लगता है कि हम सारी चीजें खुद कर रहे हैं, जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा फोकस रहते हैं अपने पीएमओ को लेकर, उसी तरह उत्तर प्रदेश में टीम 11 को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फोकस पर कि हम सिर्फ अपने अधिकारियों के साथ सब काम करेंगे। अचानक कांग्रेस के तरफ से एक ऑफर आता है, तो वो ऑफर कहीं असहज ऑफर लगता है कि हम तो श्रमिक ट्रेनें चला रहे हैं, उसके साथ साथ हम बसें चला रहे हैं, 12,000 बसें यूपी रोडवेज की लगा दी, निजी क्षेत्र की तमाम हजारों बसें लगा दी, एक जनपद में 200 बसों का टारगेट जिलाधिकारियों को निजी क्षेत्र में दिया गया। लेकिन फिर ये हमारे मजदूर आ क्यों नहीं पाते? अगर इसमें कोई पार्टी या कोई औद्योगिक घराना अगर पहल करता, चाहे उसके दृष्टिकोण चाहे जैसा हो, मैंने देखा कि तमाम लोगों ने कोविड फंड में जो डोनेशन दिया है उसका बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं। साहब 500 करोड़ दे दिया, 1000 दे दिया, 100 करोड़ दे दिया। बड़े बड़े लोग जो है, ये भी आदमी का सोचना रहता है कि हम बढ़ चढ़ के काम करें, लोग दुनिया जाने की मैं बड़ा दानदाता हूं। अब कांग्रेस पार्टी अगर बसें दे रही है तो यूपी गवर्नमेंट की शुरू से ये मंशा रही, जो मैं हर दिन से देख रहा हूं, कि ये बसों को लेना नहीं है। शर्तें अगर ये लगाई जाए कि ड्राइवर फिट है, कंडक्टर फिट है, बसों की परमिशन है और उसका फिटनेस है, तो ये और उसके साथ साथ उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए, यानी कि लखनऊ लाया जाए, तो ये जो कंडीशंस है, इससे साफ धीरे धीरे जाहिर होने लगा था कि सरकार इन बसों को इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में किसी और पार्टी का या किसी और संस्था का हस्तक्षेप हो, उसको कोई भी श्रेय मिले। आप शायद ये कह रहे हैं उसको कोई भी श्रेय मिले। यार मतलब श्रेय क्या सिर्फ श्रेय लेना मकसद है उसके पीछे? आरसी भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज मेरी समझ में नहीं आया कि दुनिया में लोग जो भारत में रह रहे हैं, भारत के बाहर भी और किसी भी दल के हैं, जाति के हैं, धर्म के, वो डोनेशन दे रहे हैं। उनका रुपया जो है वो किसी दल का और पार्टी का नहीं है। तमाम कांग्रेस के लीडरों ने डोनेशन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने तमाम डोनेशन दिया है, तमाम विचारधारा के जो अलग अलग लोग हैं इनको समझ गया। जब सब दे रहे हैं सहयोग और संकट की घड़ी में सभी हाथ मिलाते हैं, जयवर्धन जी क्यों ये सहयोग क्यों स्वीकार नहीं है? आपको इतना आपके बस में क्यों नहीं है कि आप बस से भी इतना नाखुश हो गए? देखिए, मजदूरों के लिए और हमारे लिए संकट की घड़ी है, पर कांग्रेस को तो मौका परस्ती की पड़ी है
मैं फिर वही आरोप लगाऊंगा जो मैंने लगाया। हर चीज का एक मुहूर्त होता है। जब आपको लगा कि यह रायता जो फैला हुआ था समेटने लगा है, लोग बसों से अपने घर तक जा रहे हैं, लोग ट्रेनों से भारी तादाद में अपने घरों तक पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जगह जगह उनके भोजन के प्रबंध हो रहे हैं, उनके खातों में पैसा पहुंच रहा है। 5 महीने का राशन सरकार ने एडवांस में उनको दे दिया, 3 महीने के गैस सिलेंडर फ्री में सरकार ने दे दिए, सारे जतन सब कर दिए। रोजगार गारंटी के लिए फंड में वृद्धि कर दी, मजदूरी की दर में वृद्धि कर दी, गांव में जाकर के उसको रोजगार मिलने की व्यवस्था कर दी। सब कुछ जब हो गया तब इनके पेट में हुक उठी, मरोड़ उठी कि जनता क्या कहेगी कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए कुछ करने की नौटंकी की जाए। ये सबको दिख रहा कि ये नौटंकी थी, ये ड्रामेबाजी थी, इसलिए हमने इनके इस ऑफर को आंख बंद करके नहीं स्वीकारा। और जब सड़कों पर गाड़ियां पलट जा रही हो, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इनकी बगैर फिटनेस की बसों को स्वीकार भी क्यों लिया जाए? हर्षवर्धन शर्मा, आप कह रहे हैं कि आपने सब कर दिया, आपने सब कर दिया। सरकार तो सबकी होती है साहब, और सरकार ने अगर कोई काम किया है और विपक्ष उसमें कोई सहभागिता करना चाहता है, तो ये इसमें कहां श्रेय हो गया? ये किस श्रेय की बात करें कि सब कुछ सरकार ने कर दिया और बाद में ये करने लगे, इसलिए आपको आपत्ति है? ये कैसी आपत्ति है? और दूसरी बात ये, आप जब ट्रेन का किराया ले रहे हैं, ऐसे समय में अगर बस से का सहयोग है तो दिक्कत क्या है? काहे की सहभागिता? आप मुझे बताइए, अगर ये पंजाब के और महाराष्ट्र के मजदूरों को 10-10 हजार 9-9 हजार रुपए जो न्याय योजना की बात करते, ये पैसा डाल देते तो समझ में आता कि मजदूरों के हितैषी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से ऑल इंडिया से हिंदुस्तान भर के मजदूरों के खाते में 10-20 हजार रुपए प्रति मजदूर डाल दिए जाते तो समझ में आता ये मजदूरों के हितैषी है। आजादी के बाद से लेकर के अकूत संपत्ति जो सोनिया गांधी परिवार के पास है, वो इसी देश में कमाई हुई है। कहीं किसी बोफोर्स की दलाली है तो कहीं और से इन्होंने कमाई है। मजदूरों के लिए आप डालते तो हमें समझ में आता कि आप मजदूरों के हितैषी हैं। आपको लगा कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप सिर्फ पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप नौटंकी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जिससे आप कभी साबित नहीं कर पाए। 6 साल की आपकी सरकार में आप कभी इन चीजों को साबित नहीं कर पाए, आप फिर वही आरोप लगा रहे हैं। आरोप जो साबित नहीं, तो उसके अलावा भी बहुत सारे आरोप हैं। और न्याय योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की घोषणा में। अब तो आपके पास, आपके पाले में गेंद है, आपको लागू करना है, कर दीजिए, आपको बहुत पसंद हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने रिजवान साहब मजदूरों को घर पहुंचाने की सरकार कर रही है ना, कोई पार्टी तो नहीं कर रही ना। तो आप किसी पार्टी से इस तरह के तकाजे कैसे कर सकते? पार्टी हमारी कर रही है, पार्टी ने जितना भी सहयोग किया, पार्टी जगह जगह सेवा के प्रकल्प चला रही है, उन मजदूरों को भोजन पानी की चिंता कर रही है। ऐसा नहीं कि पार्टी कुछ नहीं कर रही। मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे मोदी रसोई की बात हो, जिले जिले में, तहसील तहसील में मजदूरों के लिए खाना बनाया है। और अगर मेरी बात में आपको ऐसा लगता हो कि सच्चाई नहीं है, तो आप अपने संवाददाताओं को, मैं ये चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आप संवाददाताओं को कहिए, वो आप उनको टारगेट दीजिए, वो आकर के आपको रिपोर्टिंग करके बताएंगे कि हर तहसील में इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अलग स्वतंत्र इकाई के तौर पर अपने पैसे से, कार्यकर्ताओं के पैसे से सेवा कार्य किया, मजदूरों को करना चाहता था। लेकिन चलिए, कुछ बातें आपने आगे बढ़ा दी तो थोड़ा सवाल आगे बढ़ते हैं। दुर्गेश शर्मा, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी रिजवान भाई, ये स्थिति वो है, अजब तेरी दुनिया अजब तेरा खेल, भाजपा जो बोले वो सत्य, बाकी सब फेल। मतलब ये जो कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं, वही कुछ हो रहा है, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। एक बात समझ में नहीं आती कि कोविड के नाम पे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने फंड लेना शुरू किया है, जो माननीय योगीनाथ जी ने फंड लिया है, वो खर्च कहां कर रहे हैं किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसमें से खर्च नहीं हो रहा। अभी यदि हम गाड़ी लेके आए हैं, यदि इन्होंने पैसा लिया किराए का और हमने कहा कि हम किराया दे देंगे, तो उसी समय एक आदेश जारी करते हैं कि नहीं, सरकारें पैसा दे देंगी। पर सत्यता यह है कि आज भी किराया वसूला जा रहा है,
आज भी मजदूरों के साथ दुराचार और मतलब परेशानियां उनके सामने हैं। तो ये स्थिति है, केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ये जो किस्से कहानी सुना रहे थे अभी धैर्यवर्धन जी, इससे कुछ नहीं होगा, धरातल पे करना पड़ेगा। यदि धरातल पे कर रहे होते तो आज हमको बसें की व्यवस्था करने के नहीं जाना होता। और हमें समझ में नहीं आता, ये राजनीति की बातें कर रहे हैं। किस बस पे कांग्रेस का पंजे का निशान लगा, किस बस पे प्रियंका गांधी जी का नाम लिखा था, किस बस पे कांग्रेस का झंडा दिखाई दिया? कहीं नहीं। सब बसें बिना किसी पहचान के जनता की सेवा में हम लोगों के बीच में भेज रहे हैं। आज 4 दिन से बसें खड़ी है, बसों का किराया कांग्रेस पार्टी दे रही है, हमने उनका चुकता कर रहे हैं, इनसे नहीं मांग रहे। पर क्या आपको ऐसा लगता है तो हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके खड़े हो जाओ कि नहीं साहब हम ही कर रहे हैं, हम तो मानने में तैयार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, जनता की सेवा, देशवासियों की सेवा। जो करते आए, आपने सिर्फ धोखा दिया है। जैसा कि मध्य प्रदेश में देखा गया कि 10 किलो के गेहूं का पैकेट 8 किलो का निकलता है। आप जिस तरीके की लूट उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, आप जिस तरह की लूट दूसरे प्रांतों के अंदर कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। आज आप वो ये कह रहे थे कि आप न्याय योजना की बात करते हैं बहुत बढ़ चढ़ के। आपकी जहां जहां राज्य सरकारें हैं, पंजाब में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, क्यों नहीं आप 20-20 हजार रुपए आप अपनी सरकारों से क्यों नहीं दिला देते? आप अपनी पार्टी की ओर से क्यों नहीं दिला देते मंदिरों को? रिजवान भाई, छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2000 रुपए हर खाते में डाल दिए हैं, धैर्यवर्धन जी को मालूम होना चाहिए। पंजाब सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है। न्याय योजना हमारी एक घोषणा थी, केंद्र में सरकार आती पूरे देश में लागू करते, 100% लागू करते। पर हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि इन्होंने कहा था 15 लाख हर खाते में आएंगे, वो कहां है? आज तक क्यों नहीं आए? क्यों लोगों के अच्छे दिन आज तक देखने को नहीं मिल रहे? क्यों आज आदमी सड़क पे भूखा प्यासा मर रहा है? देशवासियों के अच्छे दिन, देशवासियों के खातों में 15 लाख रुपए, जो जनधन खाते खुलवाए थे उसमें पैसे आने थे, वो पैसे लोगों के खाते में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, शून्य खाते। तो ये स्थिति क्यों हो रही है? और सिर्फ यदि आपने 500-500 रुपए लोगों के, महिलाओं के खाते में भेजे तो दूसरे दिन शराब की दुकानें खुलवा के उनके पतियों से उन पैसों को निकलवा के वापस अपने खाते में जमा कराने का प्लान क्यों किया? क्यों आप इस तरह के षड्यंत्र पूरे देश के अंदर कर रहे हैं? इसका भी तो जवाब दीजिए धैर्यवर्धन जी। हमने तो छत्तीसगढ़ में हर खाते में 20,000 रुपए डाले, आपको नहीं लगता तो जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आवश्यकता पड़ेगी और देंगे। हम मदद करते हैं, हम सेवा करते हैं, हमारा ध्येय और करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में आप देखिए, हर शहर में, भोपाल राजधानी के अंदर, भोपाल की सांसद राजधानी की गायब है, दिखाई नहीं दे रही है। और वहां पर जो उनसे चुनाव लड़े थे दिग्विजय सिंह, वो लोगों के खाने की व्यवस्था, प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये काम है जो जमीन पर हो रहे हैं। आपकी तरह नोटंकी करने के लिए एक दिन आपका प्रदेश अध्यक्ष मेन रोड हाईवे पे जाके चप्पल पहनाने का काम करते, दूसरे दिन वो कहां लापता हो जाते नहीं मालूम। मध्य प्रदेश के अंदर 28 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा एक भी। आप बताएं कि आप लोग हैं कहां, कर क्या रहे हैं? और आप जिनके पैंट पे घुमा करते थे, वो टोपियां कहां नहीं? क्या वो चट्टे से पैंट में आ गए तो घर में बैठ गए? वो लोग कहां है? क्यों नहीं दिखाई दे रहे आज? क्यों नहीं सेवा में दिखाई दे रहे? कहीं हमारा कांग्रेसी बंदा आपको हर जगह सेवा में दिख रहा है। कहां है भारतीय जनता पार्टी, कहां है संघ और बाकी इनके विश्व हिंदू परिषद? मुझे पूछने दी, जल्दी से कहिएगा, बहुत कम। दुर्गेश शर्मा जी मुझसे आयु में बड़े हैं, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि 2000 रुपए 9000 नहीं होते, न्याय योजना के 9000। और ये मध्य प्रदेश की बात दुर्गेश जी, आप मुझे बात करने दीजिए। आपकी बात मैंने बहुत लंबे समय तक सुनी। देखिए मैं देश में न्याय योजना केंद्र सरकार के लिए घोषणा थी, इन्हें राज्य सरकारों के लिए नहीं। तो केंद्र सरकार में अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप आपको लागू करना चाहिए। जैसे मनरेगा के आप दुर्गेश शर्मा दुर्गेश शर्मा बीच में मत। ये धैर्यवर्धन, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मेरे अध्यक्ष पर आपने आरोप लगा दिया कि एक दिन उन्होंने जूते चप्पल हाईवे पर पहना दिए, भोजन करा दिया।
वो तपती धूप में एक दिन खड़े रहे, पर आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी किस दिन इस धूप में खड़े रहे, मुझे बताइए, जवाब देना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के 2000 रुपए के, अब बोलने दीजिए। दुर्गेश बीच में मत, दुर्गेश शर्मा बीच में मत। मेरी बात कमलनाथ वाली बात मैं पूछ लूंगा, आपसे पूछ लूंगा, बीच में मत। अरे दुर्गेश जी खड़े हैं। दुर्गेश जी रुक जाइए जी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2000 रुपए दिए गए और आप उसके बाद भीषण उपलब्धि बता रहे हैं, कह रहे हैं मध्य प्रदेश ने क्या किया। तो मैं आपको पूरा याद दिला बता चाहता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार एक हजार रुपए खाते में अलग से 1,000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने डाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माणाधीन आवासों के बहाने भी पैसा पहुंचाया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पेंशन को 2-3 माह की पेंशन को इकट्ठा खाते में पहुंचाया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लोगों के हाथों में पैसा पहुंचाया है। और जिन मजदूरों की बात आप कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान आप पर आरोप लगा रहा है कि आपने लॉकडाउन को फेल किया है। आप खलनायक हैं। विशेष तौर पर 3 नेता, एक बंगाल के मुख्यमंत्री, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री और एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये 3 बड़े खलनायक हैं जिनके कारण से मजदूरों की दुर्दशा हो रही है। लॉकडाउन फर्स्ट में ये कल्पना की गई थी, उम्मीद की गई थी कि मजदूर जहां पर है वह सुरक्षित रहे। बाकी राज्य सरकार की ड्यूटी थी आश्रय दे, भोजन पानी दे और कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि केंद्र सरकार ने SDRF के फंड से पर्याप्त पैसा राज्यों को दिया था। पर आपने क्या किया, महाराष्ट्र से पूरे का पूरा मजदूरों का मेला धकेल दिया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ ज्यादतियां की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको मजबूर अपने घर की याद आई और बेचारे नंगे पैर चल निकले। जहां उनको रास्ता दिखा वहां से वो एक दिशा सूचक यंत्र का अनुमान लगा करके कि मेरा घर इस दिशा में, उसी दिशा में वो बेचारा चल निकल पड़ा। इसके जिम्मेदार आप हैं, इनमें आपको कोई अधिकार वर्धन शर्मा, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं आऊंगा दुर्गेश शर्मा आपके पास, आपसे आखिरी में जवाब लूंगा इसका। वर्धन शर्मा, पूरे उत्तर प्रदेश मजदूर भटक रहा है, अभी भी सैकड़ों किलोमीटर का सफर उसे तय करना है। ऐसे समय में आप भी उसे बस नहीं दे रहे और बस ले भी नहीं रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है ये आरोप ठीक नहीं है। ये भट्ट साहब बताएंगे, इसकी पुष्टि करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार बसों की उपलब्धता करा रही है, उसके संसाधनों से ही तो मजदूर अपने जिलों तक पहुंच पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तादाद में, मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा श्रमिक ट्रेन का भुगतान किया, सबसे ज्यादा रेलें उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगाई है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुतायत में मंगाई है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा कि कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं अभी भी सड़कों पर बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर है। क्वारंटीन सेंटर का इशू है, ऐसे बहुत ढेर सारे इशू। आरसी भट्ट, मैं आखिरी में आऊंगा आपके पास। दुर्गेश शर्मा, आपने वीडी शर्मा के बारे में कहा, उन्होंने कमलनाथ, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ मैदान? रिजवान भाई, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के निर्देश पे पूरी कांग्रेस मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी कहां है मैदान में, ये बता दें। मैंने बताया कि वीडी शर्मा एक दिन के लिए दिखाई दिए थे, मैं चाहता तो नहीं बोलता, एक दिन दिखे थे। मैं मुझसे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बात बोलता हूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां विपक्ष की भूमिका में हम हैं। हमको आवश्यकता लगी कि वहां पर बसों की लेके जाना चाहिए, हम 1000 बस लेके खड़े हैं। आपकी सरकार विपक्ष में जो भूमिका है, क्या आप उसका निर्वाह कर रहे हैं? आप वहां लेके आ जाते 1000 बस, आप इतनी नैतिकता दिखा रहे हैं। हम नहीं कर रहे, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश में नहीं किया इसलिए हम लेके आए, महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं इसलिए हमें आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, मध्य प्रदेश में आप नहीं कर रहे इसलिए हम सड़क पे हैं। आप ये एक बार नहीं बता पाए कि आपकी सांसद भोपाल की कहां गायब है, क्यों नहीं अभी तक पूरे लॉकडाउन के दौरान दिखाई दी? क्यों मध्य प्रदेश के 28 सांसद मध्य प्रदेश की पे नहीं दिखाई दिए? आपने अब मेरे पास समय नहीं, आरसी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार काम नहीं कर रही है।
क्योंकि पहले दिन से मैं संपर्क में हूं और लगातार उनके कार्यों को देख रहा हूं, यानी कि यूपी सीएम आदित्यनाथ के। और जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, निश्चित रूप से एक किसी भी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को इसी तरह काम करना चाहिए। लेकिन जो विसंगतियां आ रही हैं, यानी कि जो मजदूर प्रवासी अंदर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं, तो वो जो संसाधन कहीं न कहीं वो कमजोर पड़ते दिखाई पड़ते। आखिर वो मजदूर पैदल क्यों चल रहा? वो मजदूर जैसे ही उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आता है, तो क्या सरकार के पास इतनी कमजोर व्यवस्था है कि उन बसों को लगा कि उनको तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाए और वही थर्मल स्कैनर से चेक करके और क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाए और बसों से भेजा जाए? ये सरकार कर सकती है। या तो सरकार के पास संसाधन कम है, मजदूर ज्यादा है, एक बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद उनकी जांच करना और फिर उनको बसों में बिठाना। लेकिन प्रक्रिया जो है वो श्रमिक एक्सप्रेस जो ट्रेन की डिमांड उत्तर प्रदेश ने की है, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा की, और सबसे ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के तरफ से चल रही है। वो मजदूर आ रहे हैं, वो स्टेशन पर उनको स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनको फिर जो है बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से अगर इसका कोई मजबूत रोड मैप अगर गाजियाबाद का या राजस्थान बॉर्डर का, उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है, उस पर बनाया गया होता और वहां वार्ड लेवल पर बसों को रोक कर वहां कैंपिंग करके जिस तरह से चेकिंग होती है हेल्थ की और तमाम चीजें करके फिर वहां से भेजा जाता, तो उन लोगों को काफी सहूलियत होती। मैंने भी ये प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट को दिया था कि मैं हेल्थ सेक्टर का काफी रिसर्च करने वाला व्यक्ति हूं, बहुत सारी चीजें मुझे जानकारी है, बहुत सारी चीजें मैं यूपी गवर्नमेंट को बता सकता हूं, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे द्वारा 2 बार कहा गया और मैंने कहा कि इसको अगर व्यवस्थित तरीके से अगर किया जाए तो संसाधन से उन लोगों को लाया जा सकता है। बहुत बड़ी हानि हो रही है, जिस तरह से रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये दिख रहा है, रोज ही एक्सीडेंट, आज भी एक्सीडेंट हुआ है। तो ये बड़ा दुखद है। निश्चित रूप से अगर कोई बस दे रहा है, तो अगर हम एक बसों का आंकड़ा ले कि एक बस में अगर 25 व्यक्ति आते हैं, तो आप आंकड़ा लगा लें, हजारों मजदूरों को हम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाते हैं और उन प्रवासी मजदूरों के हित में हमें काम करना चाहिए, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, की व्यवस्था। हमारी कोशिश भी यही है कि जो हमें दिख रहा है सरकार को सही संदेश दे, एहसास भी कराए, आईना भी दिखाए। इसलिए कि ये वक्त है एकजुटता का और विपक्ष का भी सहयोग लेना चाहिए, विपक्ष से राय भी लेनी चाहिए और इस तरह से तेरा और मेरा में नहीं पड़ना चाहिए। न कांग्रेस को किसी सियासत की सोच के साथ सरकार को इस तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर विपक्ष आगे बढ़ रहा है सरकार को भी उसे सकारात्मक लेना चाहिए। श्रेय लेने का समय नहीं है, लोगों की सहयोग करने का समय है, उन्हें मदद करनी है। धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा हमारे साथ जुड़े, आपसी बात हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत। तो बस यही है अविनाश कि ऐसे समय में क्यों सियासत, मदद में भी क्यों सियासत। मदद तो बहुत जरूरी है और बहुत जिम्मेदारी की चीज है। तो ऐसे समय में क्या श्रेय लेने की होड़ में ये सब सियासत में ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं या फिर उसके पीछे और कोई कारण है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मजदूर परेशान है, बेहाल है, बदहाल है, बेबस भी है। ये बस एक कुछ तो तकलीफ है और सरकार अपने इंतजाम कर ही रही हो। सरकार के इंतजाम ना काफी है ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन मजदूरों की तादाद बहुत ज्यादा है। जाहिर है जब तादाद बहुत होती है तो इंतजाम होने पड़ जाते हैं
और ऐसे में मिलजुल कर आगे बढ़ने का है और इस पे सियासत करने के लिए एकजुटता दिखाना ज्यादा बेहतर है। मजदूर इसी देश के हैं, बाकी सारे लोग भी इसी देश के। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मजदूर इसी देश के हैं और हम सभी देशवासी हैं और इस वक्त ज़रूरत है पीड़ित मानवता की सेवा की और इसी को ध्येय बनाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाना चाहिए। यदि ऐसा सरकारें भी करती हैं और अन्य विपक्षी दलों का सहयोग लेती हैं तो बहुत बेहतर परिणाम भी सामने आएंगे और एक अच्छी मिसाल भी हम इस संक्रमण काल में और कोरोना संकट काल में दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान जी इस तमाम चर्चा के लिए और इस अहम जानकारी के लिए। तो बेबस सियासत की इस खास पेशकश में बात मुद्दे की मैं फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।